जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, टेट और सी टेट के ये मैथ्स के सिलेबस के लिए जो ये सीरीज चल रही है, इसमें सिंप्लीफिकेशन के पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं और इसी सीरीज में अब हम लोग सेकेंड पार्ट को अर्थात अर्थमेटिक को हम लोग देख रहे हैं। और इस अर्थमेटिक के सेगमेंट में हम लोगों ने अभी तक एक लेक्चर कंप्लीट किया है जो है हमारा परसेंटेज का। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक जो बहुत खास है आपके लिए, जो है आपका लाभ और हानि या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी मिलेंगे आपको हमारे सारे कंप्लीट वीडियो आप तक। तो दोस्तों, टॉपिक पर सीधे आते हैं, समय नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए आज का टॉपिक क्या कहता है और इस टॉपिक को हम लोग 2 सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए दोस्तों हम इसके 2 वीडियो लेके आएंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इसका बेसिक पार्ट और फिर सेकंड वीडियो में अलग हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, लाभ हानि के चैप्टर को पढ़ने के लिए आप पहले ये समझ लीजिएगा इस चैप्टर में अगर हम लोग फॉर्मूले से इसको पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं आपको काफी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम बिना फॉर्मूले के इस चैप्टर को तैयार करें। अर्थमेटिक को अगर समझना है तो हमें इसको रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को समझने के लिए हमें केवल और केवल ये 6 शब्द समझने पड़ेंगे। ये 6 शब्द हमारे क्या कहते हैं, जिसमें पहला हमारा है क्रय मूल्य, जिसे हम लागत मूल्य भी कहते हैं। दूसरा शब्द जो हमें पढ़ना है अंकित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस। तीसरा जो है हमारा विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। चौथा शब्द आएगा छूट। पांचवा शब्द हमें पढ़ना है लाभ और छठा शब्द हमको पढ़ना है हानि। जब तक ये 6 शब्द स्पष्ट नहीं होंगे दोस्तों, तब तक हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हम एक एक चीज को समझेंगे, तभी आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिर ये पहला शब्द क्रय मूल्य क्या है। इसे लागत मूल्य भी कहते हैं। दोस्तों, आप सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हो कि किसी भी वस्तु को बनाने में, उसके उत्पादन में जो हमारी लागत आती है उसे हम उसका लागत मूल्य, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं दोस्तों, वही हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। तो देखिएगा, लागत मूल्य वह कुल राशि है जो किसी वस्तु को बनाने या खरीदने में खर्च की जाती है। मैं आपसे अगर ऐसे कहता हूं कि अगर मैं इस पेन को बना रहा हूं तो मेरी लागत इस पेन पे कुछ ना कुछ आएगी, बस यही मेरे लिए मेरा क्रय मूल्य बन जाएगा। या अगर मान के चलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूं, मैं खरीद के लाया, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से खरीद के लेके आता हूं, अगर ये पेन उसने मुझे 10 रुपए का दिया तो मैं तो 10 रुपए का खरीदा। अतः यहां से यही बात आपको समझने की जरूरत है कि लागत मूल्य या फिर हम आपसे कहेंगे क्रय मूल्य क्या कहता है आपका, कि वह कुल राशि है जो किसी वस्तु को बनाने या खरीदने में खर्च की जाती है। तो दोस्तों, क्या कहलाती है ये, क्रय मूल्य कहलाती है। मैं समझता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि क्रय मूल्य क्या है। इसी से अगला सेगमेंट हमारा जाता है दोस्तों, जो अगला शब्द है वो है हमारा अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या डिफरेंस है, आप एक एक करके समझते चलिए दोस्तों। अंकित मूल्य में जब हम किसी वस्तु को खरीद लेंगे तो हम चाहेंगे उसे बेचना, और अगर हम बेचना चाहेंगे तो हम उसमें सोचेंगे कि हमें कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। अगर हम किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य में अपना लाभ भी समाहित कर लें तो उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, अंकित मूल्य कह देंगे। तो देखिएगा कि वह कीमत जो किसी वस्तु को के पैकेट, लेवल या टैग पर लिखी छपी हुई होती है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है। हम जिस कीमत को दर्ज कर रहे हैं दोस्तों, वो एक तरह से हमारा क्या है, अंकित मूल्य। और दर्ज इसी उद्देश्य के साथ की जाती है दोस्तों कि हमें इस सौदे में क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वस्तु को मैंने 10 रुपए में बनाकर तैयार किया और मैं इसे बेचना चाहता हूं 15 का, तो मैंने अपना लाभ शामिल कर लिया दोस्तों, और उसे हमने क्या लिख दिया, अंकित मूल्य या फिर मार्केट प्राइस। तो आप समझ गए होंगे कि क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को
समाहित करके जो मूल्य दर्ज कर लें, या जो लागत मूल्य को हम अपना लाभ जोड़ करके जो दो मूल्य दर्ज कर दें, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंकित मूल्य कहेंगे दोस्तों। तो यही बात लिखी है कि वह कीमत जो किसी वस्तु के पैकेट लेवल या टैग पर लिखी होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंकित मूल्य कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा? अगला आएगा विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या कहता है? जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाता है। मान के चलिए मैंने इस पेन को 10 में बनाया और 12 में आपको दे दिया, तो आप देखिएगा लागत या क्रय मूल्य हमारा 10 हो गया और मैंने आपको इसे 12 में बेच दिया है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 12 रुपए हो जाएगा। तो आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य वह अंतिम कीमत होती है जिस पर कोई वस्तु या सेवा वास्तव में ग्राहक को बेची जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, यह वह राशि है जो दुकानदार ग्राहक को सामान या सेवा के बदले में प्राप्त करता है, ग्राहक से प्राप्त करता है। तो अगर मैं आपको इस पेन को बेचूंगा तो आप मुझे उसके बदले में जो मूल्य देंगे, तो मैं कहूंगा कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है आपका। तो दोस्तों ये शब्द है हमारा क्या? विक्रय मूल्य। मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला शब्द हमें समझना है दोस्तों, छूट। छूट वह कटौती या कमी है जो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये शब्द है दोस्तों, इसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मान के चलिए मैंने इस पेन को 10 रुपए में तैयार किया और मैं इसे बेचना चाहता हूं 15 का, तो मैंने मूल्य दर्ज किया इस पर 15। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने मार्क किया है कितना? 15। एक ग्राहक आता है, वो कहता है कि मैं इस पेन को 15 के बजाय 14 में दे दूं या 13 में दे दूं। तो जो मैंने अंकित मूल्य में से कटौती कर दी है, यही हमारी क्या है दोस्तों? छूट है। तो आप देखिएगा यहां पर लिखा भी है, वह कटौती या कमी है जो वस्तु के अंकित मूल्य पर। आप बहुत गंभीरता से समझिएगा। तो जो छूट है वो हमारी किस पर हमें मिलेगी? अंकित मूल्य पर मिलेगी दोस्तों। तो प्रश्न के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर कोई ग्राहक को दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम छूट की बात करें दोस्तों, तो जो अंकित मूल्य है उसमें से हम विक्रय मूल्य, जितने में हमने वस्तु को बेचा है, अगर उसके घटा देंगे तो हमें छूट मिल जाएगी। ये बात समझने की जरूरत है। मैं आपसे कहूं 15 रुपया इस पे एमआरपी था और मैंने एमआरपी या मार्क प्राइस एक सेंस में हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर इसमें मार्क प्राइस 15 रुपए है और आपने इसे 13 रुपए में हमसे खरीद लिया दोस्तों, तो आप ये कहेंगे कि 2 रुपए की हमें छूट मिली है, क्योंकि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने से हमें क्या मिल जाती है दोस्तों? छूट मिल जाती है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, नोट के तौर पर आपको समझने की जरूरत है। क्या कहता है ये नोट? यदि छूट शून्य है, अगर किसी वस्तु पर छूट शून्य है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में अंकित मूल्य ही, जो अंकित मूल्य होगा दोस्तों, अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होगा। यह आपको बात समझने की बहुत जरूरी है आपके लिए। यदि हमारे प्रश्न में छूट अगर आपकी शून्य हो जाए, मैं आपसे कहूं ये पेन 10 का बनाया है, 15 मैंने इस पे मार्क प्राइस तय किया, आप हमारे पास आते, मैंने कहा कोई छूट नहीं है, तो आप क्या पाएंगे कि 10 रुपए की वस्तु मैंने 15 की बेची है, तो जो मेरा मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, क्या वही मेरा विक्रय मूल्य नहीं बन गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यही बात लिखिएगा, यदि छूट शून्य है तो ऐसी स्थिति में अंकित मूल्य ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। मैं समझता हूं ये छूट का ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों दो प्रश्न, दो आपके शब्द और बचे हैं, उनको भी हमें समझना है। देखिएगा अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द आता है लाभ।
जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान से देखिए लाभ किस केस में होगा व्यक्ति को, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अधिक होता है तो जो अतिरिक्त धन हमको प्राप्त हो रहा है वही हमारा क्या है दोस्तों, लाभ है। आप कहेंगे कि 10 का पेन हमारी लागत थी, 15 हमने इस पे दर्ज किया और आप 15 का ही अगर ले गए हमसे तो आप 5 रुपए का हमें लाभ देके जाएंगे दोस्तों। तो बस यही चीज लिखी गई है कि तो उसे हम लाभ कहते हैं। और लाभ कैसे निकालेंगे, हमने जो अपना वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया है उसमें से हम किसको घटा देंगे दोस्तों, क्रय मूल्य को। तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। लाभ के लिए बेहद जरूरी है कि जिस कीमत पर हम वस्तु खरीद रहे हैं सदैव उस कीमत से ज्यादा पर हमें बेचना है। ऐसी स्थिति में ही हमें दोस्तों क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं ये लाभ शब्द भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिएगा क्या है, हानि। क्या कहता है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में सदैव जो धन की कमी है वो हमारी क्या कहलाएगी, हानि कहलाती है। आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, यदि मैं वस्तु 10 में बना रहा हूं या खुद स्वयं खरीद रहा हूं और उसे मैं 8 में बेच दूं तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न के हिसाब से या शब्द के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम होता है तो ऐसे जो धन की कमी है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हानि कहते हैं। और हानि को ज्ञात करने का, आप जानते हैं क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य कम होगा, तो आप कहेंगे कि जो हानि है वो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य में से किसे घटा देंगे विक्रय मूल्य को, तो हम कह सकते हैं हमें क्या मिल जाएगी, हानि मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 6 शब्द आपके लिए बेहद जरूरी थे, आपको इन्हें अच्छी तरह से समझना था। और अगर आपको ये 6 शब्द स्पष्ट हो जाते हैं तो आपको किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। कुछ नोट हैं दोस्तों, अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो मैं समझता हूं ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आएंगे हम लोग कुछ स्पेशल नोट्स देखेंगे दोस्तों। पहली खास बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नोट हमारा पहला क्या कहता है, लाभ और हानि की गणना, हानि की गणना सदैव सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। ये नोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे हम लाभ निकालें या हानि, हमें अगर उसे जांचना होगा तो हम किससे जांचेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य से। अब यहां 2 बातें आएंगी, या तो लाभ हानि संख्यात्मक रूप में पूछेगा या फिर आपसे प्रतिशत के रूप में पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत आप दीजिएगा तो आप समझने का प्रयास करिएगा कि जो लाभ प्रतिशत है वो कैसे निकलेगा। लाभ के लिए जरूरी है कि आप लाभ निकालें और लाभ आपको आता भी है, विक्रय में से क्रय घटा देंगे लाभ बन जाएगा। लेकिन यहां हम लाभ प्रतिशत की गणना अगर करनी पड़ जाए तो याद रखिएगा लाभ और हानि के लिए बेस जो बताया वो हमेशा क्या बताया दोस्तों, क्रय मूल्य। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। तो आप देखिएगा लाभ प्रतिशत अगर निकालना है दोस्तों तो लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा आपका रहेगा 100। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों, ये हमारे लिए नोट बहुत काम का है। इसी प्रकार यदि मैं हानि की बात करता हूं दोस्तों, चाहे आप लाभ निकालिए और चाहे आप हानि, आप दोनों की ही गणना किसके आधार पर करेंगे, आप कहेंगे क्रय मूल्य के आधार पर। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हानि आपको चाहिए, क्योंकि हानि प्रतिशत भी आपकी किसके सापेक्ष कैलकुलेट होगी, क्रय मूल्य के सापेक्ष कैलकुलेट होगी। अतः जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा दोस्तों, ये निकल के 2 कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, इनके द्वारा हम लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कर सकते हैं दोस्तों। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके लिए जो स्पेशल नोट में था, पहला नोट आपका तैयार हुआ। हम दूसरे नोट की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नोट क्या कहता है,
ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। सेकंड नोट क्या कहेगा, यदि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि की गणना की जाए तो सदैव विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, सदैव विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। यह आपको समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। यदि हम क्रय मूल्य पर लाभ और हानि को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा दोस्तों। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। मान के चलिए दोस्तों, ये पेन 10 रुपए का आपने बनाया और आप इस पेन को 5 रुपए लाभ लेके बेचना चाहते हैं, तो 10 रुपए पर क्रय मूल्य पर मैंने 5 रुपया बढ़ाया तो 15 रुपया हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। मैंने क्रय मूल्य पर लाभ जुड़ेगा हमेशा आपका। अगर मैं लाभ को जोड़ देता हूं दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो इस आधार पे ये नोट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि क्रय मूल्य पर अगर हम लाभ और हानि की गणना करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगले नोट पे हम आते हैं दोस्तों। देखिएगा हमारा थर्ड नोट क्या कहता है। इसी तरह से मैं आपसे कहूं दोस्तों कि यदि, या ऐसे कह सकते हैं हम कि जो छूट की गणना है, छूट की गणना सदैव, छूट की गणना सदैव अंकित मूल्य पर की जाती है। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा भी था दोस्तों। तो छूट की गणना सदैव अंकित मूल्य पर की जाती है। याद रखिएगा, आप छूट केवल और केवल कहां लगा सकते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य पर लगा सकते हैं। आप इसे और कहीं नहीं लगाएंगे तो छूट की जो गणना होगी वो सदैव हमें कहां मिलेगी, केवल और केवल अंकित मूल्य पर। इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी दोस्तों। मान के चलिए इस पेन पर हमने एक एमआरपी या फिर मार्क प्राइस जो हमने दर्ज किया है दोस्तों, वो दर्ज किया है 50, और आप कहते हो कि सर इस पे हमें 5 रुपए का डिस्काउंट दीजिएगा, तो मैं कहूंगा कि ठीक है 45 में मैंने आपको दे दिया। तो जो 5 रुपए की गणना हुई है वो किस पे हुई है दोस्तों, मार्क प्राइस पे हुई है। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी था दोस्तों। ये थे हमारे 3 नोट। एक नोट और है, आप समझिएगा, और ये नोट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे तरीके से आप देखिएगा क्या कहता है ये नोट। नोट नंबर हमारा 4 है दोस्तों। क्या कहता है, अंकित मूल्य पर छूट की गणना करने के पश्चात अंकित मूल्य पर छूट की गणना करने के पश्चात सदैव विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, सदैव विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। दोस्तों ये नोट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा भी था कि अगर आप किसी भी वस्तु पर डिस्काउंट लगा देंगे तो उसके बाद हम उसी में उस वस्तु को बेच देंगे। अर्थात जब डिस्काउंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा तो जो मूल्य हमें प्राप्त होगा वो सदैव कौन सा मूल्य प्राप्त होगा दोस्तों, आप कहेंगे विक्रय मूल्य। अब यहां से नोट नंबर, अगर आप सेकंड की बात करें जो मैंने आपको अभी लिखा है, देखिएगा नोट नंबर सेकंड कहता था यदि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि की गणना की जाए तो सदैव क्या बनेगा दोस्तों, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो ये नोट और एक आप अगला नोट देखिएगा कि अंकित मूल्य पर छूट की गणना करने के पश्चात भी क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। मैं इसे एक सिंपल एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिएगा ये है आपका क्रय मूल्य,
और क्रय मूल्य पर मैंने लाभ कहिए या हानि कहिए, मैंने आपका लाभ कैलकुलेट किया या हानि। लाभ या हानि लगाने के बाद जो हमें मिलेगा वो दोस्तों क्या मिलता है, आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य मिलता है। ध्यान से समझने का प्रयास करिए दोस्तों, यहां आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। और अगर मैं यहां आ जाता हूं, आप देखिएगा अंकित मूल्य के बारे में अगर मैं कहूं आपसे, अंकित मूल्य में यदि मैं डिस्काउंट को लगाता हूं तो भी तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आप कहेंगे अगर छूट की गणना कर दी जाएगी अंकित मूल्य पर, ऐसी परिस्थिति में भी हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। मैं समझता हूं ये बात आपको स्पष्ट हो गई और ये नोट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इन्हीं से हम लगभग अपने प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तो इस नोट को आपके लिए समझना बहुत जरूरी था दोस्तों। मैं समझता हूं कि आप क्रय मूल्य पर लाभ हानि लगा करके भी आप विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हो और अंकित मूल्य से भी लाभ छूट लगा करके आप क्या प्राप्त कर सकते हो, विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट, यहां पर हमें 4 स्पेशल नोट समझने थे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, अगर ये हम क्लियर कर लेते हैं तो बस इस चैप्टर का बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा और आपको कुछ नहीं याद करना है। ये 6 शब्द जो थे इन्हें हमें डिटेल में समझना था। क्या है अगला पार्ट हमारा सिलेबस का, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। दोस्तों ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये क्लियर हो जाती है तो बस टॉपिक आपका यहीं खत्म हो जाएगा और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए चाहे तो आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि क्रय मूल्य बराबर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर, या आप विक्रय से चलें क्योंकि क्रय मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य को ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम पहले उसी को लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस, क्या है ये प्लस माइनस अभी समझ में आ जाएगा, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और पूरे का बटे हमें लगाना है 100। ध्यान से समझने का प्रयास करें कि अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य लिखिए आप, और लाभ यदि हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिएगा और हानि हो रही है तो 100 में से घटा दीजिएगा, और बटे आपका हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, 100 रहेगा। मैं समझता हूं क्लियर हो रहा होगा। उदाहरण के तौर पे आपको यही बात समझा देता हूं दोस्तों, तो इसे आप एक फॉर्मूला भी कह सकते हो ताकि कैलकुलेशन आपकी कम हो जाए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिएगा, एक प्रश्न छोटा सा मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। 1500 रुपए की एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाए, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। एक वस्तु है 1500 की और हम चाहते हैं कि उसे हम कितने लाभ पर बेचते हैं, 10% के लाभ पर, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आप देखिएगा दोस्तों क्या करना है, अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो मैंने जो अभी आपसे कहा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल और केवल क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य बनाना है तो आप विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य को लिखिए। आप कहेंगे ओके सर। दूसरी बात, लाभ हो रहा है या हानि, आप देखिए लाभ हो रहा,
लाभ हो रहा है तो 100 में बढ़ा दीजिएगा, और अगर हानि होगी तो 100 में घटा देंगे। तो यहां लाभ हो रहा है दोस्तों, तो हम 100 में जोड़ दें, और बटे हमेशा याद रखिएगा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आपको बस कैलकुलेशन कर लेनी है और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आप देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, 0, 15 एकम 15, 15 और 1 16। तो आप कहेंगे इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों वो 1650 होगा। इस चैप्टर में केवल और केवल आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाना और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाना सीख लीजिएगा। आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपको किसी तरह का और कोई रट्टा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाने का कॉन्सेप्ट, अगर हम उल्टा कहें आपसे कि अगर यही चीज हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाने की बात कहते दोस्तों, तो देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी हल करके देखता हूं। दूसरा पार्ट है हमारा, हम इसी को दोस्तों सेकंड फेज में कहें, यदि हमारे प्रश्न में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाना आपने क्लियर कर लिया, विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य बनाना पड़ जाए तो क्या करें। यह फॉर्मूला तब भी काम करेगा दोस्तों, केवल क्या परिवर्तन आएगा कि यदि आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो देखिएगा दोस्तों क्या होगा, आपको विक्रय मूल्य लिखना है और जो ये घटना थी इसे उल्टा कर दीजिए। आप विक्रय मूल्य दिया जाए, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, ये घटना पलट देंगे, 100 आपका ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और आपका जोड़ना घटाना अर्थात लाभ और हानि के हिसाब से हम आपके प्रश्न में क्या कर देंगे दोस्तों, उसे रख देंगे। हम कह सकते हैं यहां पर ये बटे से मतलब हमारा ऑब्लिक में है, अगर लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप यहां से किसी भी प्रश्न के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर आप ऑब्लिक लगा लीजिएगा, तो आप कहेंगे लाभ और हानि में से कोई एक। मैं समझता हूं क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को फाइंड करें। मैं एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिएगा 600 रुपए में एक कुर्सी को बेचने से देखिएगा दोस्तों, बेचने से 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों आप समझिएगा इस प्रश्न में क्या लिखा गया। हमने एक कुर्सी को 600 रुपए में बेच दिया और ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने कितने की हानि है, 10% की हानि। अब प्रश्न कह रहा है कि हमें उस कुर्सी का क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अभी मैंने आपसे कहा कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, विक्रय मूल्य को लिखना है। तो आप देखिएगा 600 रुपए में कुर्सी बेचने पर, तो आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा है 600। मैंने कहा था जब भी क्रय मूल्य निकालें तो 100 ऊपर आना है और आपका लाभ या हानि की जो घटना है वो आपको नीचे लिख देनी है, जोड़कर या घटाकर। लाभ होगा तो जोड़कर, हानि होगी तो घटाकर। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न में हमारे पास क्या है, हानि है। तो आप कहेंगे सर हम कितना लगाएंगे, 90 लगाएंगे। आप इसे हल करिए दोस्तों, देखिएगा क्या निकल के आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। आप कहेंगे 2000/3। मैं अगर इसे सिंपल कर लेता हूं दोस्तों तो आप देखिएगा हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 6 18 बचा 2 20 हो गया 666.6। तो हम कह सकते हैं कि जो कुर्सी 666.6 की थी वो कुर्सी हमने 600 में बेच दी थी, जिस वजह से हमें क्या हो गया था दोस्तों, नुकसान हो गया था। यदि आपने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाना
और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाना स्पष्ट कर लिया है दोस्तों, तो मैं समझता हूं आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो बस याद ये रखिएगा दोस्तों, यदि हमें विक्रय से क्रय बनाना, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अर्थात विक्रय दिया जाएगा, क्रय निकालना होगा, तो उसके लिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर रहेगा और 100 में जोड़ना या घटाना वो बटे में रहेगा आपका। और अगर हम आपका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो मैंने अभी बताया क्रय मूल्य लिखिएगा, बटे में 100 रहेगा, जोड़ना घटाना आपका अंश में होगा। ये दो बातें आप सीख लीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस चैप्टर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केवल क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को कन्वर्ट करने वाले प्रश्न देखेंगे, और कल हम सारे अगले वीडियो में, जो कल आएगा, कहने का मतलब आपका नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने बाकी के सभी प्रकार के प्रश्नों को। तो आज केवल और केवल क्रय और विक्रय में कन्वर्ट करना सीखना है हमें दोस्तों। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से, हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से, कितने में हमने इसे बेच दिया है, 19,800 में। तो ये दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य, और हमें क्या हो गया, 10% का लाभ। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य। अभी मैंने आपसे कहा कि क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों आप विक्रय मूल्य लिखें, तो विक्रय मूल्य हो गया 19,800। क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों याद रखिएगा 100 कहां आना है, ऊपर आना। यदि लाभ है तो जोड़ करके हम हर में लिखेंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो हमें इस प्रश्न में लाभ है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, 110। ये 10 कहां से बढ़ गया, क्योंकि लाभ को हमें जोड़ देना है। हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा 11 एकम 11, बचा क्या दोस्तों, आप कहेंगे 8 और 11 अट्ठे 88, अतः हम कह सकते हैं जो हमारा क्रय मूल्य है वो 18,000। तो देखिएगा दोस्तों ये स्पष्ट हो गया होगा आपको, 18,000 रुपए। तो पहला प्रश्न था केवल विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाना। आप ऐसे ही प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे सारे, बस आप एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को हमने 450 में बेचा, दुकानदार ने देखा कि उसे क्या हो गया दोस्तों, 25% की हानि। अब आपको यह पता ही नहीं है कि यह वस्तु एक्चुअल में कितने की थी, तो हमारा पहला काम है दोस्तों क्रय मूल्य फाइंड करना। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए 450 लिखा, ये विक्रय मूल्य है, और हम क्रय मूल्य बना रहे हैं दोस्तों, तो 100 आना है ऊपर, और देखिएगा लॉस कितने का है, 25%। आप कहेंगे कि सर 75, 100 में से मैंने हानि को घटा दिया। हल करिए दोस्तों, 25 चौक 100 होता है, 25 दिया 75 होता है, 3 से मैं यहां भाग दूंगा तो आप देखिए 15 और 15 चौक 60। आप कहेंगे सर वो वस्तु 600 की थी और हमने इसे 450 में बेच दिया था, इसी वजह से हमें यहां पर हानि हो गई थी। आगे बढ़िए दोस्तों, वह इसे किस मूल्य पर बेचे। अब वो पूछ रहा है कि नया विक्रय मूल्य हमें क्या बनाना चाहिए जिससे हमें क्या हो जाए दोस्तों, 25% का लाभ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो नया विक्रय मूल्य आएगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने बताया था आपको क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमने क्रय मूल्य निकाला है। क्रय मूल्य आप लिखेंगे, और मैंने कहा था कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 हमेशा कहां आएगा, नीचे। जोड़ना घटाना अंश में करना है आपको, तो देखिएगा अंश में हमें 25% की वृद्धि करके लिखना है, क्योंकि लाभ चाहिए उसको। हल करेंगे तो दोस्तों देखिएगा 25 का 6 का गुणा 125 में अगर हम कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों 750। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, हमारा 750। आप चाहें तो इस प्रश्न को एक स्टेप में भी हल करेंगे, बस लॉजिक सीखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ये 450 क्या है, ये विक्रय मूल्य, और आप जानते हैं विक्रय से क्रय बनता है और क्रय से विक्रय बना लेंगे। कैसे, ये विक्रय मूल्य है,
विक्रय से क्रय बनाने का जो रास्ता होके जाता है 100 आपका अंश में आना है। लॉस कितने का है दोस्तों? 25% का, अतः हम 75 लगा दें। अब आप कहोगे कि सर ये हमारा क्रय मूल्य बन गया, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाने के लिए आपको याद होगा दोस्तों 100 नीचे आना है, और लाभ अगर होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। लाभ हो रहा है कितने का? 25 का चाहिए उसे, तो अब आप देखिएगा ये नया विक्रय मूल्य आ गया, नया एसपी। हल करें दोस्तों, आप देखिए 100 से 100 खत्म, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125। 3 से अगर मैं इसे काट लेता हूं तो 150, और 15 इंटू 5 करेंगे दोस्तों 750। आपने देखा एक, यहां हमने 2 स्टेप लिए, यहां हमारा 1 स्टेप में प्रश्न हो गया। तो आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न बहुत नॉर्मल हो जाएंगे दोस्तों। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी देखिए दोस्तों पिछले प्रश्न जैसा ही है बिल्कुल। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। यदि वह उस कुर्सी को कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। मैं समझता हूं बिल्कुल एज इट इज प्रश्न है दोस्तों, आप बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमें अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों, तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट पर। अगला कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता। हमने एक वस्तु है कितने की बेच दी दोस्तों? 575 की। अब वो कह रहा है उतनी ही हानि उसे 385 रुपए में बेचने से होती है। आपको पता है दोस्तों लाभ किस परिस्थिति में होगा? लाभ एक ही परिस्थिति में होता है कि जब हम वस्तु को कम रेट पर खरीदें और अधिक रेट पर बेच दें। मैं ऐसे समझा सकता हूं कि इस प्रश्न में कहीं वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूं दोस्तों कि जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो हमने x मान लिया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर क्रय मूल्य x है तो आगे देखिएगा लाभ किस केस में होगा? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य पहली परिस्थिति का 575 दिया गया, विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य को घटा देता हूं दोस्तों तो हमें लाभ मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है? उतनी ही हानि उसे 385 रुपए में बेचने। अगर वही वस्तु वो 385 में बेच दे तो उसे हानि हो जाएगी। हानि के लिए हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होता है दोस्तों। और अब आप देखिएगा ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर, क्योंकि जितना यहां लाभ हुआ उतनी यहां हानि हुई। मैं इसको उठा के इधर लाता हूं तो आप कहेंगे कि सर 575 में 385 जोड़ दीजिएगा, और x और x दोस्तों क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हल करेंगे 5 5 10, 8 7 15, 1 16 और 5 3 8 और 1 9। आप x का भाग दें कि यहाँ 2 का भाग देंगे दोस्तों तो हमें उत्तर के रूप में मिल जाएगा 480। और आप देखिएगा यही 480 हमारा वस्तु का क्या माना था? क्रय मूल्य माना था। अतः आप कह सकते हो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 480। आप चाहो तो इसे एक छोटी सी ट्रिक से भी कर सकते हो दोस्तों। ट्रिक क्या कहती है? ध्यान से समझिएगा, नोट समझ लीजिए आप इसे या ट्रिक समझ लीजिएगा। क्या है? यदि कोई दो स्थितियों में लाभ और हानि समान है, पहली स्थिति का लाभ और दूसरी स्थिति की हानि समान हो जाए तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका है दोस्तों क्या? डायरेक्ट फर्स्ट एसपी बोले तो आपका पहला विक्रय मूल्य प्लस सेकंड एसपी और पूरे का बटे 2। आपका यही आंसर बन जाएगा यदि पहली स्थिति का क्रय मूल्य और दूसरी स्थिति का, वो पहली स्थिति का लाभ और दूसरी स्थिति की हानि यदि बराबर है तो अब देखिएगा पहली बार इस वस्तु को कितने में बेचा? 575 में, और दूसरी बार इसे कितने में बेचा? 385 में। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये 960 आ जाएगा,
और 960 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 480 आ जाएगा। मैं समझता हूं मेथड भी सामने है आपके पास, ये फॉर्मूले के तौर पे भी आप याद कर सकते हो। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, जो भी बात हुई थी कि निर्माता कितने प्रतिशत का लाभ लेता है, 10% का, थोक विक्रेता का लाभांश 15% है, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या है जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। एक स्टेप का क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपसे कहा एक वस्तु है, उसका उत्पादन मूल्य है x रुपया। इस x को निर्माता ने बनाया, निर्माता 10% का लाभ लेकर किसे दे देगा, थोक विक्रेता को, अर्थात 10% कीमत बढ़ा देगा। तो ये देखिए 10% बढ़ा दी, थोक विक्रेता किसे पकड़ाएगा, 15% लाभ लेकर फुटकर विक्रेता को, तो ये इसी कीमत को 15% बढ़ा देगा। प्रतिशत के चैप्टर में वृद्धि करना हमने आपको सिखाया है दोस्तों। तो 100 में जितनी वृद्धि है जोड़ दीजिएगा, कमी होती तो 100 में से घटा देते। आपको ज्यादा सिंपल सा प्रश्न है। अब फुटकर विक्रेता ग्राहक से कितना लेता है दोस्तों, 25%, तो वो भी क्या करेगा, इस मूल्य को 25% बढ़ा देगा। और ग्राहक को यही पैसा कितना चुकाना पड़ा दोस्तों, तो आप कहेंगे 1265। हल करेंगे और हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं इसे हल कर लेता हूं। ये देखिएगा दोस्तों, 11 से कट रहा है डायरेक्ट, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 और 11 पंचे 55। 115 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 25 पंचे 125 होता है, 25 चौक 100 होता है, 5 दूना 10। तो नीचे देखिए बचा क्या, x बटे 4 दूना 800 और इधर रह गया 1। तो आप कहेंगे दोस्तों उस वस्तु की जो उत्पादन कीमत थी वो 800 रुपए थी। एक स्टेप का प्रश्न था, थोड़ा सा आपका गुणा भाग था, मैं समझता हूं आसानी से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 800 रुपीज। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम कोई 4 वस्तुएं खरीद के लाए, क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं आपसे कहूं कि अगर एक वस्तु का, आप समझिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैं x रुपया मान लूं और एक वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों मैं 22 रुपया मान लूं, तो अब देखिए कितनी खरीदी, 4। तो आप कहेंगे इसलिए 4 वस्तुएं 4x की हो गई और एक वस्तु हम 22 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितनी वस्तुएं हैं आपके पास, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3/2 होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे हैं दोस्तों, बराबर है। तो मैंने इन दोनों को बराबर किया। आप यहां से x बटा 22 अगर ज्ञात करेंगे तो 3/4 आ जाए। x क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप ये कह सकते हो कि 3 रुपए में जो वस्तु खरीदी गई है वही वस्तु 4 रुपए में बेची गई। और यहां से हम लाभ की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो आप कहोगे 3 में खरीदी 4 में बेची, 1 रुपए का लाभ है, कितने पर लाभ है, 3 पर लाभ है, इंटू 100। क्योंकि हमें इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। बहुत आसान सा प्रश्न था, मुझे लग रहा है बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आया। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत हानि होगा। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह है दोस्तों, तो इस प्रश्न का भी आप हमें हल करने के बाद अपना उत्तर कमेंट में देना मत भूलिए दोस्तों, तो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आपका। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक दुकानदार ने एक रेडियो 12.5% हानि पर बेचा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है प्रश्न का। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7.5% लाभ होता। ध्यान देना दोस्तों, एक दुकानदार ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेच दिया। आप समझने का प्रयास करें, मैं इसे 2 अलग अलग तरीकों से हल कराता हूं। आप देखिएगा, पहला तरीका क्या कहता है कि यदि मैं आपसे ऐसे कहूं
कि इस रेडियो का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, वो मान लेते हैं हम x भी मान सकते हो, 100% भी मान सकते हैं। अभी आपने x से कई प्रश्न किए तो 100% से आ जाते हैं। अगर ये रेडियो 100% का था तो आप बताइए कितने हानि पर बेच दिया? 2.5%। 2.5% कम पे बेचा। तो आप कहोगे जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, वो आप कहेंगे 97.5% होगा, तभी तो नुकसान होगा उसे। अब आगे आइए, यदि वैसे 100 रुपए एक्स्ट्रा में बेच देता, अब आप स्वयं सोचिएगा इतने में बेचा है, यदि वो इसे 100 रुपया बढ़ा दे, प्लस कर दिया, तो वो कहता है उसे 7.5% लाभ। और आप एक बात जानते हैं दोस्तों, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अब सोचिएगा ये विक्रय मूल्य, अब वो कह रहा है हमें 7.5% का लाभ। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है और अगर मैं इसमें 7.5% लाभ लगा दूं तो आप कहेंगे 107.5%। क्योंकि इतना बेचने पर ये इसी के तो बराबर है, ये नया विक्रय मूल्य। तो आप यहां से इसे हल करिए दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा देखिएगा। 97.5 और 107.5, मैं अगर इसको इधर ले आता हूं तो आप कहेंगे सर 10%। 107.5 में से 97.5 घटाऊंगा तो 10 बचेगा। 10% किसके बराबर है? 100 के। अब आप समझिएगा हमारा जो क्रय मूल्य था वो 1000 हो गया। क्या इस प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा? नहीं, वो चाह रहा है 12.5% लाभ है तो इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिएगा जो विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों, अभी सिखाया, क्रय मूल्य लिखिएगा, 12.5% का लाभ लगाइए तो आप कहेंगे सर 112.5। अभी आपने विक्रय मूल्य बनाना सीखा है। विक्रय मूल्य में 100 नीचे आता है और जोड़ना घटाना ऊपर रहता है। आप देखेंगे दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा 1125। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। इसी को हम एक और तरीके से हल करते हैं, समझने का प्रयास करिए। यदि क्या कहता है, यदि प्रश्न में, बहुत अच्छे से समझिएगा, यदि प्रश्न में क्रय मूल्य नियत है, क्या दोस्तों? क्रय मूल्य नियत है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्रय मूल्य चेंज नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा इस व्यक्ति ने जिस रेट पर खरीद के लाया होगा, पहले उसे 12.5% हानि पर बेच दिया, सॉरी 2.5% हानि पर बेच दिया। हानि को गणित में आप लोग कहते हैं माइनस में, तो ये माइनस का 2.5% है। बाद में इसने इसे 100 रुपया बढ़ा के बेच दिया तो इसे अपने आप क्या हो गया? 7.5% का लाभ। तो आप कहेंगे यही हानि जो थी वो लाभ में कन्वर्ट हो गई। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि इसने रुपया कितने बढ़ाए हैं दोस्तों? 100। अब आप बताइए 2.5 से 7.5 का जो गैप है, क्या वो 10% नहीं है? अब आप देखिए 10% ही तो 100 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि 10%, समझिएगा कि यदि 10% 100 है तो दोस्तों 100% आपका 1000 होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% ही होगा। अगर ये क्रय मूल्य डिसाइड हो गया तो अब हम यहां से विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे दोस्तों। अभी हमने आपको बताया क्रय है लाभ 112.5, तो आप कहेंगे सर उत्तर आ गया हमारा 1125। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो दो तरीके हैं, आप प्रश्न को चाहे कैसे भी हल कर लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि हो गया। और आप जानते हो क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि की गणना होती है। तो मैं चाहूं ऐसे भी कह सकता हूं कि दोस्तों यहां से जो मैं हानि प्रतिशत बना दूं तो आप कहेंगे 1/5 भाग हानि है, और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100 कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इस सौदे में आपको कितने का नुकसान है? 20% का। अगर हानि 20% है और देखिएगा कितने में बेचा गया है? 8,000 में। तो क्या मैं यहां से आपका सीपी अर्थात क्रय मूल्य नहीं निकाल सकता हूं? कॉस्ट प्राइस। देखिएगा
8,000 रुपया है विक्रय मूल्य और हम इसे 20% के नुकसान पे बेच रहे हैं दोस्तों, तो बटा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। हल करिए दोस्तों, तो आप कहेंगे वो वस्तु थी कितने की, वो वस्तु थी 10,000 रुपए की। मैं समझता हूं बहुत सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, जो आपने हल कर लिया। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। देखिएगा कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया। एक और तरीका, क्रय मूल्य बोले तो सीपी और विक्रय मूल्य कहें तो एसपी। आप देखिएगा इनके बीच का जो रेशियो है वो 20:21। हम कह सकते हैं कि जो वस्तु 20 रुपए में खरीदी गई है वही वस्तु 21 रुपए में बेची गई है। ये हमारे अनुपात से संबंधित था, इसलिए इसको यहां सिखाना जरूरी था। तो आप कहेंगे कि सर ऐसी परिस्थिति में जो लाभ है वो 1 रुपए का, और कितने से लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य से लाभ हो रहा है, तो दोस्तों आप कहेंगे सर 5% का लाभ। मैं समझता हूं दोस्तों ये पार्ट आज का जो आपका केवल क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाने का बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी हमने आपको प्रश्न होमवर्क के तौर पे दिए उनका अपना आंसर भी कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।